डॉक्टर के पास हम बेसिक चीज़ों पे ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड कफ, तो ये सब चीज़ें एक्यूपंक्चर से कैसे ठीक होती हैं? अगर लंग्स के अंदर एनर्जी लेवल कम होता है तो व्यक्ति को जल्दी जल्दी कोल्ड लगता है, सर्दी जुकाम बुखार बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सर एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जी, क्या ये सेम टर्म है और क्या है ये दोनों? हाँ, कैसे रिलेटेड है? एक्यूप्रेशर में पॉइंट पर प्रेशर देकर ट्रीटमेंट करना और पंक्चर की निडल से उसको स्पेसिफिक पॉइंट पर पंक्चर करके ट्रीटमेंट करना। तो पेनफुल हुआ ज़्यादा? एक्यूपंक्चर निडल में कभी भी पेन नहीं होता है, लोगों के दिमाग में एक भ्रम बहुत बड़ा है और पेशेंट एंजॉय करता है इसको लगाते हुए। आजकल माइग्रेन की प्रॉब्लम लोगों को बहुत रहती है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? माइग्रेन अगर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग समझे तो डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उसके हैं, लेकिन अगर एक्यूपंक्चर में देखेंगे, एक्यूपंक्चर का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इमोशन से है। लोगों को पता ही नहीं है कि खट्टा टेस्ट, मतलब ज़्यादा खटाई खाने से हमारी बॉडी के अंदर इतनी हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन, आपके थॉट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, आपके कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, फायर एलिमेंट। पूरा इस सृष्टि को, यूनिवर्स को चलने के लिए दो एलिमेंट का प्रमुख बैलेंस होना जरूरी है, एक फायर और एक वाटर। हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या बिना दवाइयों के, बिना ऑपरेशन के भी हम किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये एक जो टर्म है ये आप सबने सुना होगा, दैट इज़ एक्यूपंक्चर। तो आज हमारे बीच है एक्यूपंक्चरिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, मिस्टर दीपक राज फ्रॉम झांसी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। तो चलिए आज के एपिसोड की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आई विल आस्क यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि क्या है एक्यूपंक्चर, होता क्या है? देखिए, अगर हम सामान्य बात में बात करें तो एक्यूपंक्चर हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिसमें एनर्जी फ्लो होती है। उसमें सुई से पंक्चर करके उस पॉइंट्स को, एनर्जी को बैलेंस करके हेल्थ को ठीक करना या बैलेंस करना, ये एक्यूपंक्चर है। एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ओके जी। तो क्या मतलब किस, और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताइए कि किस टाइप की एनर्जी क्या है? हाँ, जैसे हम भोजन करते हैं, आपने देखा हम चारों तरफ अपने जो भी देख रहे हैं, एवरीथिंग मेड ऑफ 5 एलिमेंट, सब कुछ पंच तत्व का बना हुआ है, हवा, पानी, लेकिन आप इनको डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स एनर्जी में कन्वर्ट, हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करती है। एनर्जी एवरीथिंग सभी जगह लाइव होती है। तो जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन से ऊर्जा बनती है, वही एनर्जी फ्लो होती है हमारे शरीर में, उसी को बैलेंस करने के हम बॉडी को ठीक करते हैं। ओके अगर मैं इसे कहूँ कि हम, आप थोड़ा एग्जांपल दे के बताइए। जैसे डॉक्टर के पास हम बेसिक चीज़ों पे ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड कफ, तो ये सब चीज़ें एक्यूपंक्चर से कैसे ठीक होती हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि सबसे पहले हम एनर्जी लेवल पर बीमार होते हैं। एनर्जी को चेकअप करने के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं बने हैं, कोई अभी डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हमारे जैसे लंग्स ऑर्गन हैं, अगर लंग्स के अंदर एनर्जी लेवल कम होता है तो व्यक्ति को जल्दी जल्दी कोल्ड लगता है, सर्दी जुकाम बुखार बहुत जल्दी हो जाएगा। आप किसी भी मौसम में, आप शिमला घूमने गए, आपको एकदम से कोल्ड अटैक हो गया, आपको लू लग गया, या आप गर्मी में आपको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये लंग्स में एनर्जी की कमी से होता है। है ना, इसी को हम डिफेंसिव एनर्जी कहते हैं, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। ओके, सो डू यू मीन कि हम जिस भी ऑर्गन से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम हो रही है तो उस ऑर्गन की जो एनर्जी है वो थोड़ी इम्बैलेंस है? बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। ओके, तो सर एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जी, क्या ये सेम टर्म है और क्या है ये दोनों? हाँ, कैसे रिलेटेड है? एक्यूप्रेशर में पॉइंट पर प्रेशर देकर ट्रीटमेंट करना और पंक्चर की निडल से उसको स्पेसिफिक पॉइंट पर पंक्चर करके ट्रीटमेंट करना, बट थ्योरी सेम है। पॉइंट की लोकेशन ठीक है, पॉइंट की फिजियोलॉजी सेम है, एवरीथिंग सेम है, ट्रीटमेंट की आर्ट अलग अलग है।
जैसे हम एक्यूप्रेशर में देखते हैं कि कोई पॉइंट दबाया, जी जी, तो एक्यूपंक्चर में उसी पॉइंट पे हम नीडल डाल नीडल रहे डाल हैं, के भी कर सकते हैं। तो पेनफुल हुआ ज्यादा? हाँ, एक्यूपंक्चर नीडल में कभी भी पेन नहीं होता है। लोगों नहीं के होता। दिमाग में एक भ्रम बहुत बड़ा है हाँ कि एक्यूपंक्चर नीडल इतना बॉडी में लगता है, स्कल्प हाँ में हाँ लगता है, ईयर में लगता है, फेस पे भी लगता है, हाँ हाँ। लेकिन वो बहुत उनका डायमीटर बहुत कम होता है और ओके, पेशेंट एंजॉय करता है इसको लगाते हुए, रियली? रियली। तो मतलब कुछ करंट टाइप लगता है, कैसा लगता है? नहीं, उसके अंदर कोई करंट नहीं होता है। ओके हाँ, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इसलिए देते हैं ताकि एक्यूपंक्चर पे जो एनर्जी है वो प्रॉपर्ली स्टिमुलेट हो, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़े, ताकि बॉडी में ओके अच्छे से सर्कुलेशन है उसका फ्लो हो सके। ओके। तो अगर हम आपसे कुछ बेसिक पॉइंट्स पूछें कि जी क्योंकि आप एक्यूपंक्चर और प्रेशर के बारे में भी बताते जी हैं लोगों जी को, जी। तो अगर मैं आपसे सिंपल कुछ प्रेशर पॉइंट्स पूछना चाहूँ, आजकल माइग्रेन की प्रॉब्लम लोगों को बहुत जी रहती जी। है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? हाँ, देखिए जैसे माइग्रेन क्या है, पहले ये समझिए। माइग्रेन अगर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग समझे तो डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उसके हैं, लेकिन अगर एक्यूपंक्चर में देखेंगे, एक्यूपंक्चर का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इमोशन से है। ओके और हमारा इमोशंस का सेंटर हमारा लीवर होता है एक्यूपंक्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके जो भी आप अपने रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर, जॉब्स के अंदर, कैरियर्स के अंदर, अपने फैमिली के साथ जो भी आप रिलेशनशिप के इशूज होते हैं, उसमें कोई ऐसे इमोशंस नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, उस सब का इम्पैक्ट हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन ऐसा है जिस पर पड़ता है, वो है लीवर। अच्छा लीवर हमारे, ये समझिए कि इमोशंस का एक एंटीना है। अच्छा जो भी अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपका गुस्सा करने से आपकी लीवर की एनर्जी ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा और वो जैसी वो ब्लॉक होगी तो आपकी जब लीवर में एनर्जी ब्लॉकेज हो, जैसे अब आपने देखा होगा कि आप सड़क से जा रहे हैं, अचानक से ट्रैफिक लग जाए तो आपका दिमाग गर्म हो जाता है, अरे यार भाई क्या कर रहे हो यार, गर्मी लग रही है। ऐसी बॉडी के अंदर भी होता है कि जब आपकी लीवर की एनर्जी ब्लॉक होगी तो उसमें हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा और हीट का मालूम है नेचर कैसा होता है। आपने कभी आग देखा होगा, जब जलती है तो लौ ऊपर को आती है, तो उसका अटैक सीधा हमारे ब्रेन पे होता है। अच्छा और वो ब्रेन के अंदर, नर्व के अंदर इरिटेशन पैदा करती है, जस्ट कॉल इट माइग्रेन। ओके रियली आपको बता दें, आपने माइग्रेन के पेशेंट को देखा होगा कि उसको गुस्सा, इरिटेशन वेरी कॉमन आना, उसको अच्छा नॉजिया वॉमिटिंग बराबर होती है ना। पेशेंट कहता है मुझे वॉमिटिंग आने के बाद मुझे बड़ा रिलैक्स मिलता है। क्यों? क्योंकि लीवर क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो सारी बॉडी में एनर्जी फ्लो प्रोवाइड कराता है। आपकी बॉडी में अभी जो भी ऊर्जा फ्लो हो रही है वो आपका लीवर की वजह से फ्लो हो रही है, एक नॉर्मल स्पीड में फ्लो हो रही है, स्मूथली फ्लो हो रही है। ये आपके इमोशंस और इमोशंस का कनेक्शन लीवर से, और लीवर का कनेक्शन आपकी ऊर्जा के अंदर फ्लो हो रहा है। ओके तो अब ऐसा पॉइंट्स भी हमारे साइंस में बना हुआ है कि एक LI4 पॉइंट होता है, उसका नाम है LI4, जो कि हमारे, अगर हम इस हाथ को इस तरह से करेंगे, ये देखिए हमारा उभरा हुआ जो भाग दिख रहा है, यहाँ पर एक LI4 पॉइंट होता है। जैसे आप इस पॉइंट को प्रेस करते हैं तो ये पॉइंट का कनेक्शन डायरेक्ट हमारे पूरे ब्रेन की एनवायरनमेंट से है। ओके अगर आपके ब्रेन में हीट बढ़ी हुई है, हो सकता विंड एक्सेस है, विंड भी एक एलिमेंट है हमारा, भी हम चर्चा करेंगे, और ऐसा कोई भी एक्सेस एनर्जी अगर आपके ब्रेन में है तो ये तुरंत ड्रेनेज करके उसको तुरंत बैलेंस करेगा। ओके और आपको नॉजिया वॉमिटिंग में भी रिलीफ मिलेगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्यूप्रेशर करके घर पे भी ठीक कर सकते तो हैं। यानी कि अगर किसी को माइग्रेन की दिक्कत है तो उसको ये पॉइंट दबाना है? बिल्कुल दबा सकते हैं, लेकिन ये जनरल है। जनरल बाकी स्पेसिफिक इसमें पूरा एक प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है। कॉज कुछ भी हो सकते हैं, किसी को एंगर की वजह से माइग्रेन है, किसी को सैडनेस की वजह से माइग्रेन है, किसी को रॉन्ग हैबिट्स, खाने के हैबिट से कोई ज़्यादा खटाई ज़्यादा खाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अब लीवर का टेस्ट जो है खट्टा होता है। अब जो लोग ज़्यादा खटाई खाते हैं उनके लीवर में हीट जनरेट हो जाती है, उनको एंगर आएगा, उनको इरिटेशन आएगा, है ना, उनको माइग्रेन हो जाएगा, उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उनका फैटी लीवर हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं है कि खट्टा टेस्ट, मतलब ज़्यादा खटाई खाने से हमारी बॉडी के अंदर इतनी हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, यहाँ तक कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे। ओके जी। तो अगर हम बात करें 5 एलिमेंट्स जो आपने बोले, तो वो कौन से, क्या क्या 5 एलिमेंट्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। जी, एक्चुअली एक्यूपंक्चर में कॉन्सेप्ट होता है 5 एलिमेंट थ्योरी का। मैं आपसे अगर कहूँ मैम कि 5 एलिमेंट थ्योरी जो है ना, सब कुछ आप देख रहे हैं, ये प्लांट, आप बॉल देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खाना देख रहे हैं, ये सब कुछ बिना 5 एलिमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये 5 एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर अगर देखें तो ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन से कनेक्ट हैं, बहुत सारे में टिश्यू से कनेक्ट हैं। और उसमें सबसे पहला एलिमेंट, जैसे वुड एलिमेंट की बात करें, वुड एक एलिमेंट है। अच्छा, वुड क्या है? प्लांट है। तो प्लांट जब हिलता है, डुलता है तो हवा चलती है ना, तो वुड एलिमेंट की एनर्जी क्या हुई? विंड हुई। विंड मतलब हवा।
अच्छा, हवा का नेचर क्या है? मूवमेंट कराना। अब हमारे बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट कर रहा है, हमारे थॉट्स मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे ब्रेन के अंदर इंपल्स चल रही है, ये मूवमेंट कर रही है, आपके दिल धड़क रहा है, मूवमेंट कर रहा है, आपके लंग्स रेस्पिरेट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहा है, आपके जॉइंट्स मूवमेंट्स करते हैं, राइट। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट कर रहा है, यानी एवरी मूवमेंट, अरे हम जिंदा भी है ना, लाइव है ना, ये भी एक मूवमेंट्स है ना, तो विंड एलिमेंट है हमारे अंदर, यानी हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट के फॉर्म में हमारा विंड एनर्जी है। अब आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में मूवमेंट कौन कराता है? या तो मसल्स कराते हैं या बोन्स कराते हैं। बोन उसको स्ट्रक्चर देता है, मसल्स उसके मूवमेंट कराते हैं। मैं हैंड को मूवमेंट कर रहा हूँ, ये मेरे मसल्स कमांड कर रहे हैं, राइट। तो इसका टिश्यू मसल्स आ गए, यानी आपके बॉडी में अगर विंड एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, अब एनवायरमेंट में देखिए आप, अगर विंड ज्यादा हो जाती है तो तूफान आ जाता है ना, अगर आपकी बॉडी में विंड ज्यादा हो गया तो आपके मसल्स पेन बढ़ जाएगा। अच्छा, ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थॉट्स आना भी एक मूवमेंट है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी। अच्छा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, थॉट्स ज्यादा आएंगे, आपके बॉडी में हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगा, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हो रही है। इस तरह से हमारे 5 एलिमेंट का, ऐसे हम हार्ट की बात कर, फायर एलिमेंट की बात करते हैं। फायर एलिमेंट का अगर आप देखेंगे तो हमारे, आपने दिल तो सभी देखते हैं, सभी लोग गिफ्ट में दिल देते हैं, रेड रेड देते हैं। तो फायर एलिमेंट का जो ऑर्गन्स है वो हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है। और हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जो वास्तविकता में हमारे बॉडी के अंदर सारे इमोशंस को कनेक्ट करता है हमारे माइंड से। हमारे माइंड एंड हार्ट का कनेक्शन एक ऐसा है कि हमारे माइंड से ऑर्गन तक कैसे बैलेंस करना है, हमारा फायर एलिमेंट जिम्मेदार करता है। अच्छा, फायर का काम आपने देखा होगा, कभी नेचर देखा हो, फायर, कोई भी हम खाना पकाते हैं, हम फायर में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज हम डैमेज करते हैं, कंपनी नया प्रोडक्ट्स बनाती है ना, या गोल्डन को बनाते हैं, तो कोई चीज हम गोल्डन को पिघला के आग में फिर नया एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। यानी फायर का फंक्शन होता है ट्रांसफॉर्म करना। तो आप बचपन में, आप बेबी पैदा हुए थे, हर इंसान बच्चा पैदा होता है, बच्चे से एक यूथ में ट्रांसफॉर्म हुआ, ये फायर की वजह से। आपका दिमाग बचपन जैसा था, अब आप एडल्ट हो गए, समझदार हो गए, ये फायर की वजह से। आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन, आपके थॉट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, आपके कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, आपके स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी स्टडी में ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, फायर एलिमेंट। अब कुछ कहते हैं सर हमने बहुत खाना खाते हैं और सर हमको हमारा हेल्थ ही नहीं बनता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है। और एक्यूपंक्चर की थ्योरी ने एक बहुत मजेदार बात कही है कि हमारा जो फायर एलिमेंट होता है ना, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। और आजकल लोग कहते हैं ना, बेटा तुम्हारे दिमाग में देखा कितनी गर्मी है ना, तुम हमें ना दिखाओ, तो हमने भी गर्मी देखी है। यानी अगर आपका फायर एलिमेंट बैलेंस रहता है तो आपका माइंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लैरिटी, थॉट्स, मैनेजमेंट्स, स्किल्स आपके बहुत परफेक्ट होंगे। और हम बॉडी के अंदर टिश्यू में देखें तो हमारी जितनी भी आर्टरी और हमारी वेन्स हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ फायर एलिमेंट है। अगर आपकी बॉडी में कहीं आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, कोई वेन्स में खराबी हो रही है, तो आपको फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। और हम एक्यूपंक्चर में उसको फायर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। आप देखेंगे हार्ट के ब्लॉकेज के पेशेंट ठीक होते हैं, किसी को गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन ठीक होता है, क्योंकि आर्टरी खराब है ना, आर्टरी की वजह से। अब आपने देखा आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्लॉकेज बनता कैसे है, वो ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, नॉर्मल से वो क्लॉट में ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी फायर एलिमेंट। तो अगर किसी की व्यक्ति में फायर एलिमेंट एक्सेस है, तो इस तरह से हमारी फायर एलिमेंट थ्योरी हमारी बॉडी में काम करती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी और बात बताता हूँ, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो बड़ा खुश होंगे, सबको पानी में रहना अच्छा लगता है, झरने के पास जाना अच्छा लगता है। अच्छा, वाटर एलिमेंट का नेचर होता है कोल्डनेस करना। अभी हम बैठे हैं, एसी चल रहा है, बड़ा कोल्ड है, और उसकी एनर्जी कोल्डनेस। अच्छा, कोल्डनेस का काम होता है स्लो करना, किसी चीज को फ्रीज करना। आपने देखा खाना को आप बनाते हैं और खाना बनाने के बाद आप फ्रिज में रखते हैं, कितनी देर तक एकदम स्पष्ट खराब नहीं होता है। तो आज हमारे जीवन में अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट बैलेंस रहता है तो आपके अंदर 99% डिजीज डेवलप होने का खतरा ही खत्म हो जाता है। इसलिए हर कोई एल्कलाइन वाटर पानी पीने के मन करता है, हर कोई कहता है बॉडी को एल्कलाइन रखिए, है ना, एसिडिक मत रखिए,
और आज के टाइम में हम सब कुछ फूड एसिडिक खा रहे हैं तो हमारा फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। और फायर एलिमेंट हमारी बॉडी में एक ही और 2 ऑर्गन ऐसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और एक्यूपंक्चर का ये बेस है, वो है हमारा किडनी और यूनि ब्लैडर। आप चौंक जाएंगे इस बात से कि किडनी हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करती है। और अगर आपकी किडनी के इसका इमोशंस देखा आपने कभी, इसका इमोशंस है डर। अच्छा। और आपने कभी सुना है डर के मारे इंसान पेशाब बाथरूम छोड़ देता है? हाँ, ओके। देखा होगा आपने। तो बाथरूम मतलब वाटर, यानी एवरी लिक्विड क्या है, वाटर एलिमेंट। और हमने ऑर्गन कौन सा बताया, किडनी। यानी आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो आपका किडनी का एनर्जी लेवल डाउन होगा, और किडनी का एनर्जी लेवल डाउन होगा तो सबसे पहला साइन आपको डर की आएगी, डर का आएगा। और डर का आएगा, और किडनी क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बोन्स, कार्टिलेज और हमारे स्कल्फियर, ये सब को हमारी नरिशमेंट किडनी करती है। और आजकल आप देख रहे हैं बैक पेन, जॉइंट पेन, बहुत तरह की डिजीज। आप बोन की डिजीज, अच्छा बोन की डिजीज में आप क्या करते हैं, लोग कैल्शियम खाते हैं, विटामिन डी खाते हैं, जो कि केस ही नहीं है, केस ही नहीं है। अगर आपके बोन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके बोन में कोई भी डिजीज है, तो आपको अपने वाटर एलिमेंट यानी किडनी और यूनि ब्लैडर का प्रॉब्लम है। हम आपको एक बहुत मजे की बात बताते हैं, किडनी हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। हमारे पेरेंट्स से जो एनर्जी मिलती है वो हमारे किडनी में होती है, और किडनी वाटर एलिमेंट। और हम जब बच्चा पैदा होता तो स्पर्म है ना, स्पर्म क्या है, पानी है, वाटर एलिमेंट है, इसलिए जल ही जीवन कहते हैं। और इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। पूरा इस सृष्टि को, यूनिवर्स को चलने के लिए 2 एलिमेंट का प्रमुख बैलेंस होना जरूरी है, एक फायर और एक वाटर। ये दुनिया दोनों के बैलेंस से चल रहा है। हमारे धरती के ऊपर कितना परसेंट वाटर है, 70%। सूरज कितना गर्मी दे रहा है, यानी सूरज की गर्मी और समुद्र की कोल्डनेस दोनों को मेंटेन किए हैं, तब जाके हमारा जीवन पॉसिबल हुआ। आपने बिग बैंग की थ्योरी सुना होगा। बिग बैंग की थ्योरी के बाद कुछ सारे जीव हैं जो जिनकी प्रजाति खत्म हुई। क्यों हुई? क्योंकि उस टाइम अग्नि का फायर एलिमेंट ज्यादा था, और फायर एलिमेंट अगर एक्सेस होता है, अपनी बैलेंसिंग कंडीशन से ज्यादा होता है, तो उसका काम होता है डिस्ट्रॉय कर देना। ओके। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, और आपने भी फील किया होगा। अच्छा, डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ साथ क्या देता है मालूम है? पेंट ऑफ डीएसआर दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि एंटीबायोटिक फायर एलिमेंट है। एंटीबायोटिक हीट बढ़ाती है, वो हीट बढ़ा के हमारे बैक्टीरिया को मारती है। इसलिए ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हीट बढ़ जाती है। ऐसे वाटर एलिमेंट क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, जीवन के अंदर, इस सब कुछ प्रकृति के लिए एक पॉजिटिव बैलेंस बनाता है, जिसको हम पीएच के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा है पानी है, इसके अंदर इसका एक नॉर्मल पीएच होगा। अब मैं अगर आपसे एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा, इसके अंदर आपको पानी दिख रहा है, इसके अंदर मैं कहूं कि ये फायर एलिमेंट, इसके अंदर फायर इसके अंदर है, आपको दिख रही है इसके अंदर फायर? आप देख सकते हैं, किसी को दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। लेकिन मैं आपको वही फायर दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। ये इसके अंदर फायर है, अगर इसके अंदर से मैं फायर रिमूव कर दूंगा तो ये फ्रीज हो जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर से और वाटर एक्सेस कर दूं तो भी ये फ्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर से हीट को ज्यादा बढ़ा दूं तो ये स्टीम बन के उड़ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर आग ज्यादा बढ़ा दूं फायर एलिमेंट को तो ये स्टीम बन के उड़ जाएगा। इसका मतलब है कि ये फायर और वाटर का बैलेंसिंग कंडीशन है, ये नॉर्मल स्टेट है, इसीलिए इसको जल ही जीवन कहते हैं। हमारा जीवन भी, हम भी जीवित तभी अच्छे से रह सकते हैं, हेल्थी तभी रह सकते हैं जब हीट यानी टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। हम शिमला घूमने जाते हैं, टेम्परेचर बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में फायर एलिमेंट बढ़ जाता है तो हम क्या, बहुत सारे लोगों को डेथ होने लगती है, मरने लगते हैं, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है। इस तरह की हमारी 5 एलिमेंट थ्योरी इस तरह से हमारी बॉडी में बैलेंस करके इन्हीं 5 एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं। एक्चुअली में ये एलिमेंट जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं आग लगी तो आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं ना, पानी डाल के आप उसको ऑफ करते हैं। और अगर पानी कहीं ज्यादा बह रहा है, जैसे बारिश का पानी आता है और बाढ़ आती है, तो आप क्या करते हैं, मिट्टी से डैम बनाते हैं ना। तो अर्थ क्या करता है, पानी को कंट्रोल करते हैं, पानी फायर को कंट्रोल करती है। और हम इसको अगर ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करें
तो फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट में हमने कौन सा ऑर्गन बताया आपको? किडनी। किडनी और यूनी ब्लैडर। हम्म। और अगर किडनी पानी की कमी होती है आपकी बॉडी के अंदर तो आग बढ़ जाएगी ना। अभी देखिए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, और अभी पानी का एनवायरनमेंट कम है, कोल्डनेस की एनर्जी कम है, राइट। तो आपने देखा हीट टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो हीट बढ़ जाएगी। पानी कम होगा तो हीट बढ़ जाएगी, और हीट कम होगी तो पानी बढ़ जाएगा। इसका इंपैक्ट हमारे डायरेक्टली ऑर्गन पर है। अगर हमारी किडनी, अगर बॉडी में वाटर लेवल कम होता है तो हमारी किडनी की एनर्जी लेवल डाउन होगा, तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हार्ट में फायर बढ़ जाएगी। और फायर एलिमेंट में हमने बताया हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपकी आंत में भी हीट बढ़ जाएगी और आपके हार्ट में भी हीट बढ़ जाएगी। आप चौंक जाएंगे अगर मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा। अगर किसी के हार्ट में हीट बढ़ गई है और वाटर लेवल कम हुआ, उसको एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होगी, उसको सपने, ड्रीम, लॉट्स ऑफ ड्रीम आएंगे। अच्छा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़बड़ाएगा, बात ज्यादा करेगा, मेंटल कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा, क्योंकि आग जब दहकती है तो वो ये नहीं पहचानती कि उसमें जल क्या रहा। ऐसी जब आपके, और हमने बताया था कि फायर एलिमेंट इज द नर्वस सिस्टम, तो आपके नर्वस सिस्टम इतना ओवर सेंसिटिव और हाइपर एक्टिव हो जाता है कि व्यक्ति अपने डिसीजन नहीं कर पाता है। और अगर आपके हाथ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बढ़ती है तो ऐसा व्यक्ति अपने, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, हम जो भी भोजन लेते हैं उस भोजन से वेस्ट को अलग करना और न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करना, यानी गुड एंड बैड को सेपरेट करना। और वैसा ही इंपैक्ट आपके बिहेवियर में आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बढ़ती है, फायर एक्सेस होती है, वो व्यक्ति अपने गुड एंड बैड की पहचान खत्म कर देगा। एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके बैठ जाएगा, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी, अच्छा ये भी कर लूंगा, अच्छा 2 दिन प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से मन भर जाएगा, अगला प्रोजेक्ट फिर ले लेगा, अपने टेबल पे सारा सामान फैला के रखेगा, घर के अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं रहेगा, ये कपड़े यहाँ फेंका, ये बिस्तर फेंका। ये नेचर है, सोचिए। मतलब एक्यूपंक्चर में हम लोग पेशेंट के लाइफस्टाइल, उसके बात करने के तरीके से, उसके इमोशन से हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। और अच्छा, एंजाइटी जब होती है तो पेशेंट क्या कहता है, सर डर लगता है, सर मेरे को डर लगता है, और घबराहट होने लगती है। डर क्यों लगेगा? क्योंकि हमने क्या बताया था, जब फायर एक्सेस होगी तो वाटर कम होगा, और वाटर कम होगा तो किडनी का एनर्जी लेवल डाउन होगा, और किडनी क्या करती है, जब वीक होती है तो डर का इमोशन, डर की फीलिंग आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए लोग कितनी मेडिसिन लेते हैं, इसके लिए लोग क्या क्या करते हैं, और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। एक्यूपंक्चर में इस तरह के एलिमेंट को बैलेंस, हम क्या करते हैं, वाटर को बैलेंस करते हैं, बॉडी में वाटर को इंक्रीज करते हैं, फायर को बैलेंस करते हैं। इस तरह से बैलेंसिंग करके। तो ये कैसे इंक्रीज होता है, जैसे आप कह रहे हो इंक्रीज करते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट में होता क्या है इसका? हाँ, एक्यूपंक्चर में एक थ्योरी है, वो मेरिडियन थ्योरी होती है। एक्यूपंक्चर में एनर्जी, जैसे हमने आपको बताया, हम झांसी से चल के दिल्ली आए, एक रास्ता था ना, अब दिल्ली से हम फिर झांसी जाएंगे, है ना, ऐसे रास्ते कनेक्ट है ना। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स के एनर्जी पाथवेज हैं, उनको हम एक्यूपंक्चर की भाषा में मेरिडियंस कहते हैं। अब हम झांसी से यहाँ तक आए, दिल्ली तक, तो रास्ते में हमें रेस्टोरेंट भी है ना, पुलिस स्टेशन, सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशन भी है ना, और पेट्रोल के लिए भी स्टेशन हैं, फिलिंग स्टेशन भी हैं। ऐसे हमारे उस मेरिडियन के बीच में 5 एलिमेंट के पॉइंट्स हैं। हमारे जो प्रकृति की, जो हमारे प्रकृति के चारों तरफ में जो 5 एलिमेंट है, जैसे अभी हीट है, कोल्डनेस है, ड्राइनेस है, स्पेस एलिमेंट है, वो एक्यूपंक्चर पॉइंट, उसके पॉइंट स्पेसिफिक लगे हुए हैं। और वो हीट का पॉइंट हीट को रिसीव करता है, वाटर का पॉइंट वाटर को रिसीव करता है। हम क्या करते हैं कि उस हीट के पॉइंट की एनर्जी को अगर एक्सेस हो तो उसको बैलेंस करते हैं, और वाटर के एलिमेंट के वाले पॉइंट्स को इंक्रीज कर देते हैं। इसमें के एनर्जी को बढ़ाना और घटाने का एक प्रोसेस होता है, अच्छा, टेक्निक्स होता है। उस एक्यूपंक्चर पॉइंट से हम एनर्जी एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। और कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट में? अगर हम एक्यूपंक्चर से कुछ ट्रीट करा रहे हैं तो कितना टाइम लग जाता है हील होने में? मैं अगर आपको रियलिटी आपको बात बताऊं, ये एक्यूपंक्चर डॉक्टर पे डिपेंड करता है। एक्यूपंक्चर थेरेपी का रिजल्ट मैं अगर आपसे बात कहूं तो विदिन 1 मिनट मिलता है। विदिन 1 मिनट? अगर एक्यूट प्रॉब्लम में आया है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप गिर गए हैं और आपको यहाँ पर कोई इंजरी हो गई और आपको पेन हो रहा है, आपको जैसे ही एक्यूपंक्चर नीडल लगाएगा वैसे ही 2 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे मुझे इस टाइम फिलहाल थोड़ा थोड़ा कोल्ड हो रहा है जी, ठीक है, तो अभी हम एक्यूपंक्चर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रेशर कर सकते हैं। तो मुझे क्या, कौन सा पॉइंट प्रेस? जैसे मैंने आपको बताया कि आप LI4 पॉइंट भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट होता है, उसका नाम है LU11।
यहाँ थंब LU11, हाँ। ओके लंग्स के एक लंग्स जो ऑर्गन है उसका एनर्जी पाथवे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से ऐसे तरह से फ्लो होके और यहाँ पर एक उसका एंडिंग पॉइंट होता है। ओके और उस पॉइंट से एक्चुअली में यहाँ पर एक कुछ इसको हम जिंगबेल पॉइंट कहते हैं एक्यूपंक्चर में। जब हम किसी भी मेरिडियन में ऑर्गन में एनर्जी ज्यादा होती है तो एक्यूपंक्चर पॉइंट में हम जिंगबेल पॉइंट को छोटी सी नीडल से प्रिक करते हैं, वहां पर 10 ड्रॉप्स ब्लड निकालते हैं। तो वो क्या करेगा कि आपके अंदर जो कोल्ड हो रखा है, कोल्ड देखिए अब आप हमारी एक्यूपंक्चर की लैंग्वेज आप ही बोल रहे हैं कि सर मुझे कोल्ड हो रखा है, इसका मतलब है आपके लंग्स के अंदर कोल्ड अटैक हो रखा है, यानी पानी का वाटर एलिमेंट एक्सेस हो रखा है। हम उसको क्या करेंगे, जैसे डैम में पानी एक्सेस हो गया, ओवरफ्लो हो गया, तो हम क्या कहते हैं डैम का गेट खोल देते हैं, पानी बैलेंस हो जाता है, राइट। ऐसी बॉडी के अंदर भी हम क्या करेंगे, ये डैम का एक पॉइंट समझिए आप, गेट समझिए, हम इसको जैसे प्रिक करेंगे वहां से 10 ड्रॉप ब्लड निकलेंगे, जैसे वो आउट होगा वैसे आपका कोल्ड होना बैलेंस हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। लोगों को एक्यूपंक्चर के प्रति लोगों को यही भ्रम है कि एक्यूपंक्चर सर बहुत स्लो प्रोसेस का ट्रीटमेंट है, ये तो दर्दों का इलाज करता है, पेन मैनेजमेंट का काम करता है। मैं ये कहता हूं, मैं एक्यूपंक्चर में 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं एज ए प्रैक्टिस करता हूं जैसे एक मेडिसिन डॉक्टर करता है। क्या हम अभी कर सकते हैं इसमें? हाँ, अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ नीडल्स पॉसिबल नहीं है। हाँ। और अभी कभी नेक्स्ट टाइम बट ये प्रेशर से भी हो जाएगा, प्रेशर तो से भी प्रेस कर करती सकते हैं, रहूंगा। प्रेशर से भी हम तो कर मेरे सकते को इस पॉइंट को प्रेस करना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर हम प्रेस कर सकते हैं। दूसरा एक हमारे एक्यूप्रेशर में एक रिफ्लेक्सोलॉजी का सुजोक पार्ट भी होता है। ओके जैसे हम ये हमारा हाथ जो है ना, सुजोक मतलब कोरियन वर्ड है, सु का मतलब हाथ, जो का मतलब पैर, यानी पूरी बॉडी का करस्पॉन्डेंस आपके हाथ में। अच्छा, अब आप देखिए हमारे, मैं जॉइंट के लेवल बताता हूँ, इसमें अपर जॉइंट और हमारा लोअर जॉइंट। तो हमारे थंब में देखिए एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, हमारे दोनों पैर हैं, ये हमारे दोनों हैंड है, ये हमारा एब्डोमेन एरिया है, ये हमारा चेस्ट का एरिया है। अब आपको कोल्ड कहां पर होगा, जब आपके लंग्स के अंदर कोल्ड अटैक हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, लंग्स का भाग आएगा। तो आप इसको लंग्स के एरिया को प्रेस करेंगे, अभी आप प्रेस करिए, आपको 2 मिनट में अच्छा लगेगा। ओके तो लंग्स यहाँ हुआ। हाँ, ये आपका जो उभरा हुआ भाग, देखिए चेस्ट हमारा क्या है, उभरा हुआ पार्ट है। तो हमारे बॉडी में जो उभरा हुआ पार्ट है ये हमारा लंग्स का है, बीच में सेंटर में हार्ट भी है। तो दूसरा हम इस तरह से हम स्टिमुलेट करेंगे, और जैसे आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपकी लंग्स की एनर्जी इंक्रीज होगी और आपको अभी कोल्ड में बेटर लगेगा। आपकी बंद नाक है तो खुलने लगेगी, आपकी रनिंग नोज है तो स्टॉप होने लगेगी, आपको गले में खराश हो रही है आपकी स्टॉप होने लगेगी। मेरेकल देखिए, मेरे कहने से मत मानिए, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसके बारे में, बहुत अच्छा लगता है। ओके तो ये कहाँ की मतलब एक्यूपंक्चर मतलब कहाँ से आया है, कहाँ से मतलब इंडिया में कहाँ से आया है ये? जी जी, एक्यूपंक्चर के इतिहास के बारे में बहुत से लोगों को एक भ्रंत है कि ये चाइनीज पद्धति है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ बिल्कुल, और चाइना ने इस साइंस को वास्तविकता में डेवलप किया है, लेकिन ये पद्धति ओरिजिन भारतीय पद्धति है। आयुर्वेद में ये मर्म चिकित्सा के नाम से लिखी हुई है। हम तिलक लगाते हैं, हम आप जो ऑर्नामेंट्स कान में पहने हैं ये ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर है, ईयर एक्यूपंक्चर है। जहां आपने पहन रखा है ये ब्रेन के स्टिमुलेटिंग पॉइंट्स हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन स्टिमुलेटिंग पॉइंट्स हैं, इसलिए फीमेल कान में पहनते हैं, उसके हार्मोन बैलेंस रहते हैं, है ना। ऑर्नामेंट आप गले में पहनते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हार्मोनल स्टिमुलेटिंग पॉइंट्स हैं। आप पैर में पहनते हैं, रिस्ट में पहनते हैं, ये सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं। तो हमारे भारत की ट्रेडिशन में तो वो बहुत पहले से है, इसलिए भारतीय पद्धति है। बट हमारे ही कुछ बुद्धिस्ट लोग इस नॉलेज को लेके चाइना की यात्रा पर गए हुए थे, और वहां पर उन्होंने कुछ इसके डेमोन्स्ट्रेशन दिया, तो वहां की गवर्नमेंट ने इसको विशेष गौर किया। ये तो बहुत अच्छी पद्धति है जो विदाउट मेडिसिन और इतनी सारी बीमारी को ठीक कर रही है। तब जाके उन्होंने इस पर रिसर्च किया। आज वहां पर एक, जैसे हमारे यहाँ एक MBBS एक पूरा मेडिकल सिस्टम है, ऐसे एक्यूपंक्चर का पूरा मेडिकल रिसर्च सेंटर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और एक एक ऐसे बहुत पावरफुली एक्यूपंक्चर डेवलप हुआ है। इसलिए लोगों को लगता है चाइनीज पद्धति है। दूसरा, लोगों को लगता है कि ये बहुत नई पद्धति है, ये बिल्कुल गलत भ्रम है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये जो एक्यूपंक्चर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मैंने आपकी बॉडी में इम्प्लांट कर रखे हैं, या आप अभी कोई मशीन से इम्प्लांट करवा के आए हैं? ये तब से है जब से सृष्टि में इस मनुष्य प्रजाति का जन्म हुआ, जब से ह्यूमन बॉडी इस धरती पर बनी हुई है, तभी से ये एक्यूपंक्चर सिस्टम है। एक्यूपंक्चर नॉट ए पैथी, एक्यूपंक्चर लाइफस्टाइल, जीने की कला है। एक्यूपंक्चर गॉड प्लॉटेड साइंस है, भगवान ने इम्प्लांट की हुई है। मैं आपको बता दूं, मैंने इसकी कैरियर की जब शुरुआत की थी तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि अगर भगवान ने हमें सर्जरी, अगर हमें सर्जन हमारी बॉडी में सर्जरी करने के लिए हमारी बॉडी बनाई थी, तो ऊपर से एक सर्जन क्यों नहीं भेजा? अगर हमारी बॉडी पे ये पता लगाने के लिए, फ्रैक्चर करने के लिए पता करना था, तो एक एक्सरे मशीन क्यों नहीं भेजी, MRI मशीन क्यों नहीं भेजी? राइट। हम मनुष्य को छोड़कर
हम जानवर को देखें, उसके कोई हॉस्पिटल है? हमने बना दिए जबरदस्ती, लेकिन उनका कोई है? प्लांट का कोई हॉस्पिटल है? वो सोच के देखिए, वो अपने आप में बैलेंस होते हैं, अपने आप ठीक होते हैं, सेल्फ हील होकर ठीक होते हैं। लेकिन हमें हॉस्पिटलों की जरूरत है क्योंकि हम नेचर के खिलाफ करते हैं। लेकिन भगवान ने एक ही डॉक्टर हमारे साथ भेजा है, वो नाम है डॉक्टर एक्यूपंक्चर, जो आपकी बॉडी में नेचुरल इम्प्लांट है, जो आपको इन्फेक्शन से लेके गैस्ट्रिक, जुकाम, सर्दी, जुकाम, बुखार से लेके कैंसर तक की पेन मैनेजमेंट में और आपकी सेल्फ हीलिंग टेक्निक में बहुत मददगार कर रहा है। तो हमें अपनी खुद की हेल्प करने के लिए कैसे करना है? क्या आप सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि अगर अपने, और सबसे बड़ी बात मेंटल स्टेट, आजकल लोग जितना स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो हम इसको स्ट्रेस से और मेंटल अपने स्टेट से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं एक्यूपंक्चर को आप? जी, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों, जब मैंने एक्यूपंक्चर पढ़ा तो मैं लोगों से कहता हूँ कि एक्यूपंक्चर से पहले पंक्चर पढ़ लीजिए। अच्छा, लोग कहते हैं सर एक्यूपंक्चर, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति एक्यूपंक्चरिस्ट है। आप किसी का रिश्ता भी आपको चुभता है ना, किसी की बातें भी आपको चुभती है ना, सर वो तो मैं उसके साथ मजबूरी में रह रही हूँ, उसका बहुत चुभता है मेरे को, राइट, पंक्चर हो रहे हैं ना, आपको धूप लग रही है, पंचर हो रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ एक्यूपंक्चर से पहले आप पंक्चर पढ़ लीजिए। और आप क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है और एक दूसरा व्यक्ति कहता है अरे भाई साहब ऐसा रिक्वेस्ट करता है बड़े प्यार से, तो पंक्चर ही कर रहा है ना, शब्द पंक्चर। एक आप, अगर आपके पास कोई ब्रेकअप हो गया, आप बढ़िया सैड सॉन्ग सुनते हैं, पंक्चर कर रहे हैं, शब्द पंक्चर, बड़ा अच्छा लगता है। उसकी, अच्छा उसको कोई बेचारा कोई चटनी लगाने वाला और मिल जाए, अरे भाई साहब तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, देखा आजकल ऐसा हो रहा है, हाँ यार सही कह रहे, मेरे साथ भी हो, चल भाई दोनों लेते हैं साथ में, पंक्चर है ना। एक डिमोटिवेटेड व्यक्ति को कोई मोटिवेशनल बात करता है, पंक्चर है ना। तो मैं कहता हूं आप हर रिश्ते से पंक्चर हो रहे हैं, और आज के टाइम में हर घर में मेंटल स्ट्रेस हो रखा है। सास की बहू से नहीं बनती है, वो उससे पंक्चर हो रही है, उसकी भाषा से पंक्चर, तो उसकी आवाज सुन के ना मेरा ना कलेजा खलता है, मेरा ना दिल चलता है। आप पंक्चर ही तो हो रहे हैं। सोचिए, नेचर से आप पंक्चर हो रहे हैं। आप झरने के पास, आप समुद्र के पास जाते हैं और बीच पर बैठ के कहते हैं क्या मजा आया, पंक्चर ही तो हो रहे हैं आप। तो मैं कहता हूँ एक्यूपंक्चर से पहले इंसान खुद नेचुरल पंक्चर होता है, इसलिए आपको पंक्चर समझना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हर एवरीथिंग व्यक्ति पंक्चर है। अगर आप कोई गलत काम करते हो, आप सोसाइटी के अंदर गलत पंक्चर कर रहे हैं ना। आपके अगर कोई बैड हैबिट्स है, आप रॉन्ग पंक्चर कर रहे हैं ना। आप एक अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट या अच्छी सोसाइटी आपको अवार्ड देती है, आप अच्छा पंक्चर कर रहे हैं ना। हर पंक्चर की 3 पोलैरिटीज होती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। या तो मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तब मुझे सुन रहे हैं आप, या तो आप कहेंगे सर क्या बकवास कर रहे हैं, सर मजा नहीं आ रहा है, चलो मैं तो जा रही हूँ। या आप, ये कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि भैया कुछ भी कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल पंक्चर। तो पंक्चर की 3 ही पोलैरिटीज हैं। इसी को हम एक्यूपंक्चर में टोनिफिकेशन और सेडेशन और इवन कहते हैं। ओके, आप समझ में आया? तो एक्यूपंक्चर कुछ नया साइंस नहीं है, गॉड प्लेटेड साइंस है। एक्यूपंक्चर कोई ऐसा साइंस नहीं है कि मैंने कोई डेवलप किया हुआ है। एक्यूपंक्चर एक ऐसा नेचर है जिसकी वजह से आप प्रकृति के साथ और आपकी बॉडी आपकी बैलेंस होती है। आप इसी एक्यूपंक्चर पॉइंट के माध्यम से डिजीज एंटर होती है और डिजीज क्योर भी होती है। एंटर कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप धूप में गए और अभी आपसे लू लग जाती है, आपको सनस्ट्रोक आपको हो जाता है, वो हीट कहां से एंटर करेगी? आपके एक्यूपंक्चर से एंटर करेगी और आपकी बॉडी में आपके ऑर्गन को और आपके ब्लड को और आपके टिश्यू को अफेक्ट कर देगी। हम एक्यूपंक्चर में क्या करेंगे, उसी हीट पॉइंट को तुरंत से उसकी एनर्जी को आउट करेंगे, वो हीट कम होगी, वाटर बढ़ा देंगे और आप बैलेंस हो जाएंगे। सिंपल प्रोसेस। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि एक्यूपंक्चर, मैं ये कहता हूं रियली मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक्यूपंक्चर में कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति सबसे पहले एनर्जी लेवल पर बीमार होता है। तो क्या लगता है आपको कि एज एक्यूपंक्चरिस्ट अभी लोग क्यों इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं? क्योंकि बहुत कन्वीनियंट लगता है हमें, हल्का सा भी कोई भी प्रॉब्लम हुई बॉडी में, फटाफट अपॉइंटमेंट लेते हैं, डॉक्टर के पास जाके दवाई खा लेते हैं। लेकिन ये जो नेचुरल तरीके हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उसको लोग कम अपनाते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा इसके बारे में कि ना दवा बेकार है और ना एक्यूपंक्चर। लोगों को भ्रम में होता है, हम ये कहें कि नहीं दवा से ठीक नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। बट कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका पेशेंट कन्विंस नहीं है? हाँ। कि नहीं, कैसे हो सकता है?
जी जी है ना? हाँ बिल्कुल, ये आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसा कोई किया। एग्जांपल बताओ अपना, मतलब आपके कोई लोगों को patient लगता का। है कि ये मैजिक हो रहा है, हाँ, क्या ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। लोग कहते हैं सर मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, सर मेरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा, बट आप एक्यूपंक्चर से आप बैक्टीरिया को कैसे मार सकते हैं? मैंने कहा एक्यूपंक्चर सच बताएं किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता है। एक्यूपंक्चर आपके सिस्टम को करेक्ट करता है। एक्यूपंक्चर आपके बैक्टीरिया को नहीं मारता है, आपकी इम्यूनिटी को इनहेंस करता है। और बैक्टीरिया को हम कितने बैक्टीरिया को मार सकते हैं आप ही बताइए। हम इतना सांस ले रहे हैं, अरबों मिलियंस वायरस हमारी बॉडी में आ रहे हैं जा रहे हैं, रोज आते जाते हैं, सड़क पे इतना पॉल्यूशन है, इनका बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। बैलेंस सॉल्यूशन ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को ही स्ट्रांग करें, और एक्यूपंक्चर हम क्या करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को ही स्ट्रांग कर देते हैं। तो उसका वो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी फाइट करके हम उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी रिवर्स कर लेती है। दूसरा, लोगों को लगता है बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल पे देखेंगे या मैं आपको बहुत सारी ऐसे केस हिस्ट्री दिखा सकता हूं कि पेशेंट को ऐसा मैजिक लगता है। अगर किसी को चेस्ट पेन आ रहा है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, किसी को हार्ट अटैक का पेन आ रहा है, कार्डियक पेन आ रहा है, या किसी भी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, एक पॉइंट है उसका नाम है हार्ट 9। यहाँ पर स्मॉल फिंगर में यहाँ पर होता है, ओके, है ना? इस पॉइंट को अगर किसी को आ रहा है, आप वैसे उसको 10 ड्रॉप ब्लीड कर दीजिए। अगर ब्लीड भी नहीं कर पा रहे हैं आप, उसको एक्यूप्रेशर कर दीजिए, विद इन अ सेकेंड आप उसमें चेंज देखिए। आपके अकॉर्डिंग एक्यूप्रेशर जल्दी काम करता है या पंचर? हमने कहा ना, ये डिपेंड, दोनों ही अच्छा है, बट एक्यूपंक्चर थोड़ा सा फास्ट काम करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट एनर्जी एंट्रेंस कर रहा है, डायरेक्ट एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहा है। क्योंकि एक्यूपंक्चर क्या करता है, जब भी हम बॉडी में नीडलिंग डलते हैं, तो जैसे हमारी नीडल पंक्चर होता है, तो हमारी बॉडी ब्रेन से ना कुछ केमिकल भी रिएक्ट करता है, जो पेन ब्लॉकर्स भी होते हैं और पेन को कंट्रोल भी करते हैं। तो वो केमिकल भी प्रोसेस, यानी हमारा नर्वस सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। एक्यूप्रेशर से थोड़ा सा स्लो रहता है प्रोसेस, लेकिन ये डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है और डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। अगर आपका डॉक्टर का डायग्नोसिस बहुत अच्छा है, अगर एक्यूपंक्चर डॉक्टर ने बहुत अच्छे से क्लियरिफाई डायग्नोस किया है, तो मैं ये कहता हूं कि आप प्रेशर भी करेंगे ना, वो भी आपको 1 मिनट में आराम देगा। अगर हम आई साइट की बात करें जी, तो वो कैसे, किस चीज की वजह से इम्पैक्ट होता है हमारा, कौन से एलिमेंट की वजह से? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि वुड एलिमेंट वुड एलिमेंट की एनर्जी है विंड एनर्जी, और उसका ऑर्गन है लीवर एंड गॉल ब्लैडर, और लीवर की ओपनिंग है हमारी आईज में। ओके, लीवर की ओपनिंग है हमारी आईज में, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो लीवर, आपने कभी देखा लीवर में जब पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, तो आंखें पीली दिख जाती हैं। राइट, हाँ, तो जॉन्डिस लीवर में हुआ है, हाँ, लेकिन आंखें क्यों पीली हो रही हैं? हाँ, कनेक्टेड। मैं आपको बता दूं कि हम भोजन जो भी करते हैं, और उस भोजन को पचाने का काम स्प्लीन करती है, और स्प्लीन ब्लड मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, और वो ब्लड को बना के स्टोर करने के लिए लीवर के पास आता है, और लीवर अपना पास ब्लड स्टोर रखता है, और फिर वो स्टोर होने के बाद हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो हार्ट को पंप करने के लिए 4 से 5 लीटर ब्लड चाहिए होता है। उसको 4 से 5 लीटर ब्लड नाप कर, वॉल्यूम में नाप कर लीवर देता है। और जब आपके पास लीवर के पास ब्लड वॉल्यूम कम होगा, 4.5-5 लीटर का वॉल्यूम स्टोरेज नहीं है उसके पास, तो आपके पास हार्ट में भी ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो आपने कभी देखा कि जब हमारा समरविल जो पानी चलता है, मोटर चलता है, तो जब उसमें कभी कभी पानी कम आता है ना, तो मोटर एयर लेती है, और कई बार तेज स्पीड बढ़ने लगती है, तो पेशेंट को हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, पेशेंट को चौंकने की प्रवृत्ति हो जाएगी। अच्छा, पेशेंट की यादाश्त कमजोर हो जाएगी, इसको हम एक्यूपंक्चर की भाषा में हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी कहते हैं। अच्छा, पेशेंट के हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे, पेशेंट को डिप्रेशन हो जाएगा। हाँ, ये सुनने से भी मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि हम बैठते हैं, हमारे पैर सो जाते हैं, ना, क्यों सो जाते हैं फिर? हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, क्योंकि आपके हार्ट के पास उतना ब्लड नहीं आ रहा ना, जाके जितना ब्लड सर्कुलेट हो गया आपकी मसल से स्किन तक चला जाए, अब वो सप्लाई प्रॉपर नहीं आई, तो जहां बैठेंगे वहां वीक रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन कम रहेगा, आपको नमनेस आएगी। तो एक तो ये है लीवर। अच्छा, लीवर में जब ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा, और लीवर का इंस्ट्रूमेंट आई है, तो आंखों के लिए भी ब्लड की सप्लाई कम रहेगी। तो हमारा आंख क्या है, आंख के जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो वीक होने लगेंगे, और हमारे अंदर जो लेंस है वो जेली होता है,
अच्छा, उसको लुब्रिकेट रहने के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए। तो उसके अंदर वो ब्लड वॉल्यूम जब जाएगा ही नहीं तो पेशेंट को सबसे पहला साइन आएगा धुंधलापन, ब्लड विजन, स्लो विजन डाउन होना। और ये पॉइंट दबाते दबाते मेरे कोल्ड में थोड़ा रिलैक्सेशन लगा है। यस, हाँ। यही प्रैक्टिकल है। ओके। तो इसको हम लीवर ब्लड डेफिशिएंसी कहते हैं। अच्छा, जब लीवर के पास फीमेल पेशेंट में मैं आपको और बता दूं, हमारा जो फीमेल के अंदर जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो पीरियड्स आते हैं उसका जो ब्लड फ्लो का जो पावर है वो लीवर के पास है। अगर लीवर के पास ब्लड वॉल्यूम कम है तो फीमेल को पीरियड जब आएगा तो स्कैंटी पीरियड आएगा। क्यों? क्योंकि भैया बाहर से ब्लड सप्लाई आ ही नहीं रही लीवर से, तो स्कैंटी पीरियड आएगा। अच्छा, जब स्कैंटी पीरियड आएगा, जैसे आपने देखा पाइप के अंदर जब पानी कम आता है ना तो पाइप एयर लेने लगता है। तो एक्यूपंक्चर में भी हमारे बॉडी में लीवर के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो उसके अंदर इंटरनल एयर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो पेशेंट को गैस बनेगी, पेट में अफारा आएगा। अच्छा, जब इंटरनल एयर रहेगी तो वो आर्टरी के अंदर फिल हो जाएगी। तो अगर आपके दिमाग के अंदर जाएगी तो सिर की हिलने की प्रॉब्लम हो जाएगी, हाथों में जाएगी तो हाथों में कंपन की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, विल पावर कम हो जाएगा, पेशेंट किसी भी बात का निर्णय नहीं ले पाएगा, डिसीजन पावर कम हो जाएगी। तो आपने फीमेल हेल्थ की बात करी, आजकल एक बहुत कॉमन डिजीज सब में हो रही है, वो है पीसीओडी। जी जी, हर दूसरी लड़की को पीसीओडी हो रहा है, तो उसका क्या रीजन रह रहा है फिर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। एक्चुअली आपने देखा ना, हम लोगों से कहते हैं कि क्या आप गुस्सा करते हैं, तो लोग नहीं सर वो तो मैं कॉमन करती हूँ, गुस्सा तो मैं करती नहीं हूँ। एक्चुअली लोग गुस्से को ही नहीं जानते। गुस्से को लोग वही जानते हैं कि चिल्लाना, चीखना, तोड़ना फोड़ना। मैं कहता हूँ ये गुस्सा तो है, ये तो उसका एक्सट्रीम पीक स्टेट है। अगर मैंने आपसे अभी तक सही समझा है तो आप इसका आंसर फायर देने वाले हो पीसीओडी का? हाँ बिल्कुल, हाँ उसके मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। फायर है, फायर एलिमेंट रीजन है। हाँ, फायर एलिमेंट रीजन है, बिल्कुल मुझे सही समझ में आ रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब आप देखिए, अब आप जैसे मैंने आपको कहा कि आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और आपको ऑफिस पहुंचना था, आप ट्रैफिक की वजह से लौट, आपका क्या, अरे यार मेरे को हेडेक हो गया यार, क्या ट्रैफिक लग गया, इरिटेशन हो गया। आप किसी व्यक्ति से इरिटेट होते हैं, किसी वस्तु से इरिटेट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी पॉलिटिशियंस को लाइक नहीं करते हैं, अरे यार इसकी स्पीच देख के अरे यार ये कहां से आ गया, इरिटेशन हो गया ना। इरिटेशन ये एंगर का ही फैमिली है, और आज के टाइम में हर व्यक्ति इरिटेट हो रहा है, चाहे वस्तु से, व्यक्ति से, फूड से, कहीं ना कहीं से। और जैसे हमने बताया था वो इरिटेशन मतलब एंगर, और एंगर मतलब कि आपकी लीवर की एनर्जी को ब्लॉक करेगा, और जब लीवर की एनर्जी ब्लॉक रहेगी तो अब जब यहीं पर एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी तो आपके यूट्रस को ब्लड सप्लाई कहां से जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो आपके यूट्रस का ब्लड फ्लो भी रुकने लगेगा, आपके यूट्रस के अंदर भी एनर्जी ब्लॉक होने लगेगी, और जब यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो होगा तो पीसीओडी जनरेट हो जाएगा। तो इसका पॉइंट कौन सा है फिर? हाँ, इसके लिए स्पेसिफिक जनरल पॉइंट नहीं है, इसके लिए विशेष प्रोटोकॉल चलता है। मैं आपको एक और बता दूं, इस बात का अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं, लोग एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को बड़ा इजी लेते हैं। जैसे आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया कि सर इसका एक पॉइंट बता दीजिए। आप समझिए, एक्यूपंक्चर एक एमबीबीएस सर्जन की तरह है, ये पैरासर्जिकल प्रोसेस होता है। इसका डायग्नोसिस एमबीबीएस से भी डिफिकल्ट लगेगा आपको, पूरी काउंसलिंग करना पड़ता है, क्या इमोशंस है, पूरे पॉइंट्स की एक कॉम्बिनेशन, एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है, उसको स्पेसिफिक तरीके से बैलेंस किया जाता है, तब जाके रिवर्स होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम पॉइंट क्यों नहीं बताते हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया, हम बहुत सारे दर्शक भी हमारे देख रहे होंगे, अब हमने कहा ये पॉइंट है, अब उस पॉइंट से आराम नहीं मिला, अरे वो एक्यूप्रेशर कुछ नहीं होता है, अरे बेकार है, हाँ एक्यूप्रेशर हम जानते हैं, अरे हम जानते हैं वो ये वाला पॉइंट था पीसीओडी के लिए। मतलब लोगों के दिमाग में क्या बनेगा, पीसीओडी का एक पॉइंट था, उससे ठीक नहीं हुए तो एक्यूपंक्चर से ठीक नहीं हो सकते। इसलिए हम कभी पॉइंट पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो वो बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि जो ये पीसीओडी है या थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम श्योर कि ये हम एक्यूपंक्चर से कर लेते हैं करेक्ट, लेकिन अगर हम नॉर्मल जाते हैं, एलोपैथी में जाते हैं, तो उसमें काफी लंबा समय जाता है, 6 महीने की दवाइयाँ या 3 महीने की मिनिमम कोर्स है। एक्यूपंक्चर में हम इसको कितनी जल्दी ठीक कर पा रहे हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है पेशेंट के लाइफस्टाइल पर। ओके, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास एक पेशेंट आई, उसको हम सास बहू सिंड्रोम कहते हैं। हमारे पास उसको पीसीओडी था, अब हमसे ट्रीटमेंट करा रही, घर पे जाके सास का मुंह देख के उसको रोज एंगर बढ़ रहा है। अब तो मटके वाली बात हो गई ना कि ऊपर से मटके में पानी डालने पर नीचे से छेद है, पानी निकल जा रहा है, मटका कभी भरेगा?
डिपेंड करता है। दूसरा, अच्छा ऐसे लीवर की एनर्जी का टेस्ट हमने बताया खट्टा टेस्ट, जब आप खट्टा खाते तो आपकी लीवर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है ना। अब आप हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पीसीओडी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट पेशेंट रोज गोलगप्पे खाता है, रोज स्पाइसी फूड खाता है, तो ठीक तो इससे होगा लेकिन टाइम टेकिंग रहेगा। लेकिन अगर पेशेंट, क्योंकि हम एवरीथिंग, हम 5 एलिमेंट को सोर्स है ना हमारा, फूड के अंदर भी 5 एलिमेंट होते हैं ना। हीट, किसी खाने से हीट बढ़ जाती है, किसी खाने से ठंडक बढ़ जाती है, किसी खाने से ड्राइनेस बढ़ जाती है, किसी खाने से विंड बढ़ जाती है। तो 5 एलिमेंट को तो हम खाने के फॉर्म में भी ले रहे हैं ना। इसी तरह से डिपेंड करता है पेशेंट के लाइफस्टाइल पर और उसके थिंकिंग प्रोसेस और मेंटल स्टेटस पर। अगर अब उसका सब कुछ अच्छा है, वो प्रॉपरली वास्तविकता में फॉलो करता है, तो 1 से 3 महीने में पेशेंट 100% नॉर्मल हो जाता है। बट पेन में रिलीफ विद इन अ वीक उसको मिल जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने कुछ, आपके जो पेशेंट्स रहे हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप हमें कुछ शेयर करें कि कोई कितनी वर्स्ट कंडीशन में आया था और कितने टाइम में कितना इम्प्रूव होके गया आप। वेरी नाइस। मैं अभी आपको हाल ही का 2 महीने पहले का एक केस सुनाता हूँ बच्चे का, एक 2 साल का बेबी। क्योंकि लोगों के प्रश्न में ये था कि एक्यूपंक्चर से दर्दों का इलाज करता है बहुत ज्यादा। अरे एक्यूपंक्चर, अच्छा हाँ दर्द है तो जाओ, बाकी नहीं जाओ एक्यूपंक्चर के पास। मैं कहता हूं अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार भी आ गए, जैसे आप मेडिसिन लेने जाते हैं, आप ऐसे एक्यूपंक्चर डॉक्टर के यहाँ जाइए, बट अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। मैं स्पष्ट बात कहता हूं। अब ऐसा ना हो कि डॉक्टर ही प्रॉपर उसको नॉलेज नहीं है, आप उसका कैसा प्रैक्टिस है और आप कहें सर हमें आराम नहीं मिलता। तो मैं इसके लिए आप क्रॉस रहें। मैं आपको आज बता दूं, पैथी बिल्कुल भी गलत नहीं है, पैथी बहुत परफेक्ट है। अब 2 साल का बच्चा था, उस बच्चे को नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटिस था। वो क्या होता है? नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटिस ऐसा होता है कि पैंक्रियाज के सेल्स हार्ड हो जाते हैं, यानी डेड होने लगते हैं किसी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की वजह से। और सच बताएं ये डेंजर कंडीशंस होती है, इसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है, और नहीं तो पैंक्रियाज का ऑपरेशन करते हैं। और मेरे पास वो केस आया, और वो केस बच्चे को बहुत सीवियर पेट में दर्द हुआ, बच्चे को वॉमिटिंग हुआ। इस केस को ध्यान से सुनिएगा, मैं दर्शकों से भी कहूंगा इस केस को सुनिएगा, क्योंकि बच्चा सबके घर में होता है, पता नहीं किस बच्चे के साथ एक घटना हो जाए। उस बच्चे को वॉमिटिंग हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो तुरंत मेडिकल कॉलेज लेके आए। मेडिकल कॉलेज में उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, सीटी स्कैन हुआ, और उसमें डायग्नोसिस हुआ उसको नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटिस हो गया है। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन सजेस्ट किया। 1 महीने तक एडमिट रहा बच्चा। उसका 6.5 हीमोग्लोबिन बचा और वेट भी 6 kg वेट बचा। 2 साल के बच्चे का। बच्चा अच्छा खेलता हुआ बच्चा, ना बेड से उठ पा रहा ना बैठ पा रहा। आखिर में वो बच्चे के नाना जी ने मेरे पास ट्रीटमेंट कराया था, और अचानक से उनका दिमाग में पता नहीं क्या आया कि एक बार एक्यूपंक्चर वाले डॉक्टर से बात करते हैं। और उन्होंने मैं कॉल किया कि सर मेरे बच्चे को इस तरह का है और बच्चा बहुत सीरियस है, और सर ऑपरेट के लिए बोला गया है, और क्या सर आप ठीक, आप देख लीजिए। तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे रिपोर्ट भेजिए। उस बच्चे का मैंने जैसे रिपोर्ट भेजा, और मैंने एक ही क्वेश्चन कहा, आंसर दिया कि ये बच्चे का ऑपरेशन का केस ही नहीं है। तो सबसे पहले उनका दिमाग चेंज हुआ कि इतने सारे मेडिकल साइंस डॉक्टर कह रहे हैं कि ये सर्जरी का केस है, बट आप कह रहे हैं सर सर्जरी नहीं हो सकती है। तो सर बोले क्या करें? मैंने कहा देखिए, वो मेडिकल साइंस बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है, क्योंकि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वास्तविक एकदम सर्जरी है, लेकिन एनर्जी लेवल एक ऐसा लेवल है कि जो आपके अंतिम सांस तक एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी से ही जिंदा है ना, अगर हम आपकी एनर्जी को इंक्रीज करें तो हो सकता है रिवर्स हो सकते हैं। कोशिश तो करना चाहिए, बाकी अगर नहीं होगा तो हमारे पास सर्जरी ऑप्शन लास्ट है, आपके पास है। वो बच्चे को लेके रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, 24 घंटे के अंदर हमने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दिया। 24 घंटे के अंदर बच्चे ने खाना खाया। 24 घंटे में? यस, 24 आवर्स के अंदर। पेशेंट का मेरे पास विथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ रिकॉर्ड है। बच्चे ने खाना खाया, पानी पिया, और 1 मंथ के अंदर बच्चा नॉर्मल हुआ, और 3 मंथ के अंदर बच्चे का सीटी स्कैन नॉर्मल आया। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंजिंग केस था, क्योंकि इस डिजीज के बारे में जो मैं आपसे नाम ले रहा हूं, इसके बारे में आप गूगल करके पढ़िएगा। सच बता रहे हैं, बहुत सीरियस केस होता है, और वास्तविकता में उसके पेरेंट्स भी जान चुके थे कि बच्चा हमारे हाथ में नहीं है। और डॉक्टर्स, देखिए सभी डॉक्टर्स अच्छा ही प्रयास करते हैं, हर मेडिकल साइंस बहुत अच्छा प्रयास करती है, और करना भी चाहिए, और हम लोग भी प्रयास ही करते हैं। मैं नहीं कह सकता सीवियर जो चीजें होती है, जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया, पैरालिटिक अटैक, उसमें भी काम करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करता है। ओके, है ना। आप पैरालिटिक क्या है, लोगों को विंड स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा, आपने कभी देखा कि अच्छा गांव में इसकी भाषा होती है कि हवा लग गई,
है ना। तो अच्छा, हमने अभी आपको शुरू में बताया कि विंड एनर्जी का काम होता है मूवमेंट कराना। अच्छा, पैरालिसिस में क्या होगा, मूवमेंट ही तो नहीं कर रही ना, इसका मतलब हवा निकल गई ना, एयर लीक हो गई ना, तो हम एयर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, तो फिर वो मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। समझिए बात को। उस बच्चे को जब हमने देखा, हम उस बच्चे की हम बात कर रहे थे, तो जब मैंने उसकी काउंसलिंग की उस बच्चे की, तो उस हस्बैंड वाइफ में दोनों में आपस में बनती नहीं थी। और जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा 6 मंथ का था, तो उन्होंने क्या हुआ, लड़के नानी के पास छोड़ दिया। अब 6 महीने के बच्चा अपने बिना माँ के, बिना पिता के नानी के पास रहा। नानी बेचारी क्या करे, उसने 6 महीने के बच्चे को, अब वो पीने में दूध मिल्क तो कहाँ से करे, फीड कहाँ से करेगा, तो उसने चाय और ब्रेड पिलाना स्टार्ट किया। जब चाय और ब्रेड और चिप्स कुरकुरे खिलाना स्टार्ट किया, तब मैंने हिस्ट्री में जाना कि जब भी बच्चे को, क्योंकि बच्चे की 1 से 3 साल तक गट हेल्थ और हमारी इम्यूनिटी बड़ी टेंड हो रही होती है, उस टाइम माँ का फीड होना बहुत जरूरी होता है बच्चे का, नहीं तो आपके गट बैक्टीरिया बनेगी नहीं। और जब आपके बॉडी के अंदर गट बैक्टीरिया, जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपके अंदर वो डेड हो जाए, मैं आपको आज बता दूं, कैंसर भी वही से बनता है। आपकी बॉडी में इन्फेक्शन, अर्थराइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत बड़ी कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि सर हमारा जख्म ही नहीं भर रहा, सर हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जा ही नहीं रहा, एंटीबायोटिक भी गली, सब कुछ कर लिया, आयुर्वेदा कर लिया, सब कुछ कर लिया। ऐसे लोगों में गट की प्रॉब्लम होती है। और मेरा उस बच्चे के प्रति डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि इस बच्चे का अगर पैंक्रियाटिस यानी पैंक्रियाज का इन्फेक्शन नहीं जा रहा, क्योंकि इसके अंदर गट हेल्थ नहीं है। और मैंने उसको कुछ भी नहीं किया। मैंने एक्यूपंक्चर में एक ऑर्गन्स है, इसको हम स्प्लीन कहते हैं, हिंदी में उसको तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन जब कमजोर हो जाती है तो हमारा गट हेल्थ वीक हो जाता है। हमने उसकी स्प्लीन की एनर्जी को बढ़ाया, और उसको गट हेल्थ के लिए हमने क्या किया, उसको गेहूं की रोटी बंद करा दी, ग्लूटेन बंद करा दिया, उसको रागी के आटे पे रखा। और जैसे हमने रागी, उसको प्रोबायोटिक डाइट दी। प्रोबायोटिक में जैसे मैंने लहसुन दिया, लहसुन क्या होता है, प्रीबायोटिक भी प्रोबायोटिक भी है। दूसरा, इन्फेक्शन को ठीक भी करता है, इम्यूनिटी को एनहेंस भी करता है, ब्लड की केमिस्ट्री को ठीक करता है। तो जैसे हमने उसको लहसुन दिया एंड 2 मौसमी, यानी 2 मौसमी में क्या होता है कि हमारे प्रोबायोटिक भी है। दूसरा, मौसमी हम जब खाते तो वो खाने में मीठी लगती है, तो हमारे जो बेड वाले बैक्टीरिया हैं, बेड वाले बैक्टीरिया का भोजन होता है मीठा। इसलिए जब जिन लोगों में गट की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों में बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो उन लोगों को मीठे खाने की क्रेविंग मचती है, तो लोग किचन में जाके जाते हैं और चीनी खाते रहते हैं। उस बच्चे के अंदर मीठे खाने की क्रेविंग थी। बच्चे तो वो चाय खिला देते थे, चीनी पिला देते थे, इस तरह का कर देते थे। जब हमने उस बच्चे को डायग्नोसिस देखा, अरे बच्चा तो गट हेल्थ का है, तो हमने उसको लहसुन दिया, उसको मौसमी खाने को दिया, और जो मौसमी का फाइबर होता है ना, वो बैड बैक्टीरिया को मारता है। वो जैसे उसके गट बैक्टीरिया बैलेंस हुआ, और बच्चा, सच बताएं, और एक्यूपंक्चर से और गट हेल्थ से पूरा बच्चा आज सेफ है। उसके पेरेंट्स मुझे बहुत धन्यवाद देने आते हैं, और मेरी लाइफ का बहुत लाइफ थ्रेटनिंग केस था, अमेजिंग केस रहा। मजा आ गया सुन के। मुझे ये बताइए, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी एक्यूपंक्चर से ठीक हो सकते हैं? जो बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर हैं, और आजकल ऑटिज्म का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे केसेस, ये चीज़ें भी एक्यूपंक्चर से होती हैं ठीक? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें इसमें 2 चीज़ें हैं। ऑटिज्म की अगर मैं बात करूं, हमने कहा हमारे बॉडी के अंदर जितने बॉडी में सेल्स हैं, उससे ज़्यादा हमारे गट बैक्टीरिया के अंदर सेल्स हैं। हमारा डाइजेशन सेकंड ब्रेन है। हम सच बताएं, हमारे अंदर जितना आप पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखेंगे ना, इस तरह की कॉलोनी हमारे आंत के अंदर है। जब आपकी गट बैक्टीरिया, जो 2 तरह की बैक्टीरिया है, फ्रेंडली बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया है। जब आपके अंदर ये फ्रेंडली बैक्टीरिया वीक होते हैं, अब तो मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करने लग गई है, और जब आपके बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो सच बताएं, आपके अंदर वो अपना बिहेवियर भी छोड़ते हैं। कीड़े का काम क्या होता है, काटना, चीखना, फड़फड़ाना। तो ऑटिज्म में बच्चे ऐसे सिम्टम देने लगते हैं, यहाँ तक कि मैड, पागलपन। गट हेल्थ का, और गट हेल्थ को एक्यूपंक्चर बहुत तरीके से बैलेंस करता है, क्योंकि एक्यूपंक्चर हमारे हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसे हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पर नीडल पंक्चर की, तो बहुत सारे, जैसे एंडोर्फिन एक रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, गामा, बहुत सारे के ऐसे डोपामाइन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, सीरोटोनिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये क्या है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। आप न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में समझते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम कहते हैं, जो हमारे मूड इनहेंसर होते हैं। आपका डोपामाइन अच्छा रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, है ना, आप मोटिवेट रहेंगे, आप किसी भी काम को हैप्पीनेस के साथ कर सकते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर मालूम है कहाँ बनते हैं? हमारे आंत के अंदर। और सोचिए, हमारे वो गट बैक्टीरिया खराब पड़े हुए हैं।
अब आपके वो मूड इनहेंसर है ही नहीं, तो जब आपके मूड इनहेंसर नहीं हुए तो आपके माइंड के अंदर पैटर्न गलत बनेंगे और वो पैटर्न आपके जेनेटिक इंप्रेशन को चेंज कर देंगे, आपके डीएनए को चेंज कर देंगे, आपके डीएनए की जेनेटिक इंप्रेशन को ही पैटर्न ब्लॉक कर देंगे। जैसे लेयर बाय लेयर होते हैं, और वही जेनेटिक इंप्रेशन आप अपने पेरेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका रंग, आपका कलर, आपका फेस, आपकी वॉइस, ये इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी को कहाँ से मिली? कभी कोई तो एक सेल बना होगा आपकी बॉडी में, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? आपके पेरेंट्स से। पेरेंट्स को उससे कहाँ से आए? डीएनए से। डीएनए से कहाँ से? जेनेटिक इंप्रेशन से। याद रखिए, जेनेटिक इंप्रेशन के लेवल पे एनर्जी को बैलेंस करता है एक्यूपंक्चर, और इसके पीछे हम माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एनएलपी के नाम सुना होगा। आजकल हम साउंड थेरेपी करते हैं। साउंड थेरेपी से हम आपकी जेनेटिक पैटर्न को तोड़ सकते हैं, और वो जो आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, आपके पॉजिटिव पैटर्न बनते हैं, और लोगों की जेनेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो अगर मैं कहूँ कि ऑटिज्म है, कैंसर है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, मैं आपसे कहूँ ये इमोशनल प्रॉब्लम है और ये गट प्रॉब्लम है। आज हमारे पास लाखों पेशेंट ऐसे हैं जिनकी हम गट हेल्थ को ठीक करते हैं और मेंटल माइंडसेट को इम्प्लांट करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट को प्रोग्राम करते हैं। उनका डायबिटीज कम होना स्टार्ट हो जाता है, उनका बीपी कम हो जाता है। अच्छा, आप ही कहते हैं ना, अरे सर उसको देख के ना मेरा बीपी बढ़ जाता है, इसका मतलब मेंटल प्रॉब्लम है। यस। और हम देखेंगे कि हमारे अंदर माइंड के अंदर, जैसे आजकल लोगों के पास नेगेटिव पैटर्न बहुत ज्यादा है, फियर है, गिल्ट है ना, रिवेंज है, डिप्रेशन, ये हर दूसरे बंदे को है। एंजाइटी है। एंजाइटी कॉज ऑफ कैंसर, एंजाइटी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, एंजाइटी कॉज ऑफ डायबिटीज। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर आपके माइंड के अंदर फॉर एग्जांपल कोई फोबिया आपके अंदर पड़ा हुआ है, कोई डर आपके अंदर है, फोबिया है, वो आपके माइंड के अंदर इम्प्लांट है, उसी को मेमोरी कहते हैं। वो क्या करेगा, आपके अंदर एक स्टेट बनाता है। आपके सामने अगर शेर खड़ा तो आप क्या करेंगे? या तो आप उससे बचाओ बचाओ, या तो भागेंगे, या तो लड़ेंगे, या आप उससे भागेंगे। उसको माइंड की भाषा में फाइट और फ्लाइट की स्टेट कहते हैं, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन कहते हैं। तो जब अब वो तो हमारी बॉडी रियल, तो जब आप फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होगी तो आपका हार्ट को आपका नर्वस सिस्टम मैसेज भेजेगा वेगस नर्व के माध्यम से, अरे पंपिंग जल्दी करो, भागना है भागना है। अच्छा, लंग्स को कॉल करेगा कि भाई जल्दी जल्दी ब्रीथ करो, है ना, तो वो ब्रीथिंग जल्दी लेगा। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। अच्छा, और भी हमारे मसल्स टिश्यू है उनको स्ट्रॉन्ग कर देगा, हार्ड कर देगा। यानी फाइटिंग करने के लिए आपका नर्वस सिस्टम और आपके मसल्स और आपकी बॉडी की बोन्स और आपका हार्ट और लंग्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहां तो उल्टा है, यहां आपके दिमाग में फियर इज फ्रेंड और फोबिया इज एनिमी। फियर तो दोस्त होता है, लेकिन अगर आपको फोबिया है तो अब आपके अंदर वो क्या करेगा, वो अनरियल है। मैं आपसे कहूं कि देखिए आपके पीछे स्नैक है, हाँ सर सांप, सर नाम से ही डर लगता है, ये अनरियल है। ये आपके अंदर क्या करेगा, अब आपके अंदर रेगुलर वो आपके अंदर वो फोबिया बनेगा, तो रियल और रेगुलर वो आपके फाइट और फ्लाइट की स्टेट बनाएगा। जब रेगुलर फाइट और फ्लाइट की स्टेट बनेगी तो आपकी हार्ट बीट बड़ी रहेगी, सांस लेने में आपका लंग्स सांस दिलाता रहेगा। एंजाइटी में क्या होता है, यही तो होता है। आदमी को सांस फूलने लगती है, हार्ट बीट तेज होती है, डर रहने लगता है, घबराहट होने लगती है, घुटन होने लगती है। वो फाइट और फ्लाइट की स्टेट बनी हुई है। और जब वो फाइट और फ्लाइट की स्टेट बनी होती है तो आप चौंक जाएंगे कि हमारी सबसे पहला इम्पैक्ट उसको हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। हमारे थॉट्स हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। हमारी इम्यूनिटी हमारे विचारों से, हमारे थॉट से वीक होती है। और जैसे वो इम्यूनिटी को पता चलेगा, अच्छा क्या होगा, फाइट और फ्लाइट है, लड़ना है, ओ अरे लड़ना है, और आप 2 साल से एंजाइटी में जी रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी मालूम क्या करे, अरे भाई अब तो हमसे नहीं लड़ा जाए, अब तो सरेंडर हो गए। और जब सरेंडर होंगे तो क्या होगा, जो दुश्मन होगा ना वो आपके गोली अड़ा देगा। और जब हमारी इम्यूनिटी सरेंडर होती है तो हमारी बॉडी में 3 तरह की डिजीज सबसे ज्यादा पैदा होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपका ठीक नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन आपको आएगा ही जाएगा, और कैंसर इसी का नाम है। इसलिए बहुत सारे जर्मन के साइंटिस्ट डॉक्टरों ने लोगों के 4th स्टेज तक के कैंसर के पेशेंट को सिर्फ माइंड प्रोग्रामिंग कर पेशेंट को 4th स्टेज के कैंसर से बाहर कर रहे हैं। अगर आपसे कहूं कि कैंसर इज मेंटल डिजीज, बीपी इज मेंटल डिजीज, डायबिटीज इज मेंटल डिजीज। अच्छा, डायबिटीज ऐसी कंडीशन में डायबिटीज कैसे होगी मालूम है आपको? आपका जब फाइट और फ्लाइट की स्टेट होगी तो लीवर पता क्या करता है, हमारी बॉडी इंसुलिन को ज्यादा सीक्रेट करवाने के लिए मैसेज करेगा, अरे भाई ब्लड में वो ग्लूकोज बढ़ाओ, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है।
तो अब वो क्या करे, अब वो तो नकली स्टेट है, रियल स्टेट तो बनी नहीं है, तो अब वो रोज बनी हुई है कि अरे डर है, डर है, डर आया, डर आया, डर आया। आपने कभी सुना, एक कहावत सुनी है कि वो कहता है अरे भाई शेर आया, शेर आया, एक दिन हकीकत में शेर आता है, उसको खा के चला जाता है। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर फोबिया बना हुआ है, शेर आया, शेर आया, डर आया, तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट की स्टेट में लगी रहती है और वो बार बार ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाती रहती है, उसी का तो नाम डायबिटीज है। अब आप ग्लूकोज को कम करने की दवा खा रहे हैं, ग्लूकोज के प्रोडक्शन दबाना करें। अब मेरा जो लीवर बोल रहा है कि भाई ब्लड, उसको कौन सुन रहा है? बच्चा रो रहा है, मुंह पे टेप लगा दो, आवाज ही ना आए, पर बच्चा क्यों रो रहा है? इसका सॉल्यूशन होना चाहिए ना। इसलिए हम लोगों को मेंटल हेल्थ और लोगों के विचार को, लोगों के इस रिग्रेट्स को निकाल के और उसके अंदर पॉजिटिव जैसे इंप्लांट करते हैं, लोगों की डायबिटीज कम होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, फाइट और फ्लाइट स्टेट चेंज हो जाती है। इस तरह से मेंटल हेल्थ पे काम करता है। अमेजिंग। मुझे लगता है कि ये काफ़ी डीप टॉपिक है, और क्योंकि हर बीमारी का, हर चीज़ का इलाज है यहाँ पे। बिल्कुल। तो आज का एपिसोड हम क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ हेल्थ एडवाइस, कुछ हेल्थ टिप्स दें कि एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे सजेस्ट करेंगे कि अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है, और क्या छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं हम। जी, मैं सबसे पहले लोगों से यही कहूँगा, सबसे पहले अपने इमोशनल लेवल पे ठीक रहें। लेकिन अब मैं आपको और बता दूं, हर व्यक्ति आपसे ये बोलता है पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव, लेकिन नहीं रख सकते आप। राइट। क्यों? क्योंकि आपके पास वो है जो आप अंदर रिकॉर्ड है। आप बाहर से चीजों को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। आपको इंटरनल एनवायरनमेंट को बदलना होगा। इसके लिए आप अच्छे माइंड कोच से आप कंसल्ट जरूर करें, अगर आपके पास कोई इमोशनल इशू है या कोई आपको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ठीक नहीं है तो कोशिश करें कि आप नेचुरल खाना खाएं और ऑर्गेनिक फूड्स खाएं। अब आप कहेंगे सर ये तो बोलना आसान है, लेकिन अब आप दिल्ली की बात करें तो बेचारे कहाँ से ऑर्गेनिक फूड लाएंगे? कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए हम कोशिश सकते हैं अपने नेचुरल फूड्स को, जैसे हम स्प्राउट्स में ले सकते हैं, फर्मेंटेड फूड रख सकते हैं, प्रोबायोटिक डाइट को इंक्लूड करें। हाँ, उससे पहले अगर हम 50 साल पहले जाएं, लोग थायराइड के बारे में नाम नहीं जानते थे, लोग बीपी का नाम नहीं जानते थे, सोचिए, लेकिन आज हर कोई जानता है, क्योंकि लोग पहले ऑर्गेनिक और फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाते थे। तो आप प्रोबायोटिक डाइट ज्यादा लें। दूसरा, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी तरह की प्रॉब्लम होती है, आप क्वालिफाइड एक्यूपंक्चर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। मैंने आपको बताया कि अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, हमने आपको बताया कि कंट्रोल कौन कर रहा है, किडनी, तो आपका कहीं ना कहीं आपके जीवन में डर है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई फोबिया है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आपके हार्ट के एनर्जी को इनबैलेंस कर रहा है। ये काउंसलिंग एक्यूपंक्चर डॉक्टर कर सकता है। तो आपको एक्यूपंक्चर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, मैं एक सभी अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी पॉइंट को, आजकल यूट्यूब पे लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च करते हैं, अरे वो हार्ट के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये मैं आपको आज बता दूं, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर्सन टू पर्सन कैरी डिफरेंट होता है। उसका इफेक्ट हर व्यक्ति की बीमारी के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। कोई भी प्रोटोकॉल फिक्स नहीं है। अच्छे क्वालिफाइड एक्यूपंक्चर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और यूट्यूब से सिंगल पॉइंट दबा के प्रेशर करके अपने अंदर नेगेटिव विचार को या नेगेटिविटी को ना फैलाएं, ना समझें। और वास्तविकता में एक्यूपंक्चर डॉक्टर से अगर आपने लंबी डिजीज से होने से पहले, क्रॉनिक होने से पहले अगर आपने कंसल्ट कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप क्रॉनिक डिजीज की तरफ मुड़ेंगे ही नहीं। क्या बात है। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम सर्दी जुकाम बुखार के लिए भी हमारे पास आते हैं, फीवर के लिए भी हमारे पास आते हैं, डेंगू के लिए भी हमारे पास आते हैं, यूट्रस की वो उसके लिए भी आते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी आते हैं, बोन्स की हेल्थ के लिए, क्योंकि एक्यूपंक्चर बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करता, सिस्टम को ठीक करता। जब सिस्टम ठीक होगा तो बीमारियां तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक होता है रूट, एक होता है फ्रूट। तो फ्रूट अच्छे चाहिए तो रूट को अच्छा करना पड़ेगा ना, और सिस्टम रूट को ट्रीट कर रहा है, फ्रूट अपने आप सही हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ एक्यूपंक्चर। अमेजिंग सर। एंड अल्टीमेटली मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि डिसीजन इज़ योर्स। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी हेल्थ को किस माध्यम से अच्छा करना है, बेटर करना है। तो अभी ये सब चीज़ें सुन के तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है, एंड आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स पे भी ये चीज़ प्रभावित हुई होगी। बिल्कुल। आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और हमारे जो टॉप 5 जिनके कमेंट्स आएंगे, हम सर से उनको हेल्प करवाएंगे। आपका जो भी कमेंट है, जितना भी एक मैसेज और कमेंट के थ्रू हेल्प हो सकता है उतना ही बताएंगे, क्योंकि पर्सनल तो मिलना ही पड़ेगा, तभी ज़्यादा में होगा। लेकिन कोई आपको बहुत छोटा माइन्यूट सी चीज़ है अगर आप पूछना चाहते हैं, तो 5 टॉप जो कमेंट्स होंगे उनको
सर से पर्सनली मैसेज करवाएंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप कि हम दोबारा मिलें और हम और ज़्यादा इस टॉपिक में और डीप जाकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड अगेन टू आवर व्यूअर्स, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, एंड जैसा मैंने कहा कॉमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि आप और किन टॉपिक्स में चाहते हैं कि हम एपिसोड बनाएं, और इस पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में डू नॉट फॉरगेट टॉप 5 कमेंट्स करने वालों को हम सर से मैसेज करके बताएंगे कि क्या सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।